Modulus of rigidity means the measurement of resistance to alter the shape of the body. जैसे हमारे पास ये बुक है एंड इस बुक में अगर मैं shear फोर्स लगाऊं तो यहाँ पे देखना इसकी शेप एंड साइज थोड़ी चेंज हो रही है, फिर जैसे मैं छोड़ूंगा तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, राइट। तो ये बड़े आसानी से हो गया। तो मैंने बोला भाई इस बुक की जो रिजिडिटी है वो बड़ी कम है, मतलब ये अपने शेप एंड साइज में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। बट इसके जगह कोई ऐसी बुक होती जिसको हमको डिफॉर्म करने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, तो हम ऐसा कह सकते थे इसकी जो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी है वो बहुत हाई है, क्योंकि वो अपने शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, राइट। तो आने वाले लेक्चर में हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसी होती है और कितनी होती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आई गेस फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि मान लो कोई मटेरियल है तो मटेरियल के अंदर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे एंड डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके उसके शेप एंड साइज को चेंज करना चाहोगे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है और क्विकली रिगेन करता है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में, राइट। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है द शेप ऑफ द बॉडी मे चेंज बट साइज ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पे ताश के कुछ पत्ते हैं, राइट, और यहाँ पे उसकी डिफरेंट टाइप के लेयर कुछ इस तरीके से रखे हैं, ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसको हमने फिक्स कर दिया एंड स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो टॉप सरफेस है इसमें इस डायरेक्शन में शियर फोर्स अप्लाई किया। जब मैं शियर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है अपनी जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसको छोड़ करके शेप तो चेंज कर देगा बट साइज को नहीं चेंज करेगा। शेप इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ताश के जो पत्ते हैं उनकी जो लेंथ है अभी भी उतनी ही है, चेंज नहीं होगी। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं इन केस ऑफ द shear modulus the shape of the body may change but size of the body does not change। ये चीज आप याद रखना। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जब आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करते हो तो मटेरियल के अंदर अलग अलग लिमिट आती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब लिमिट आपकी विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट हो। विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट हम कह सकते हैं कि मटेरियल के पास जो शियर स्ट्रेस है वो इसके शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, राइट। मतलब जिस रेशियो में शियर स्ट्रेन आप बढ़ाओगे उसी रेशियो में उसके अंदर शियर स्ट्रेस और बढ़ने लग जाएगा, राइट। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है और उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कह देते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है ईटा, एंड ईटा विल बी इक्वल टू द शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय द शियर स्ट्रेन। जैसा कि आपको पता है कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके उसके पैरेलल एरिया के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया। ये फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, मान लो कोई एक मटेरियल है, इसकी ये फर्स्ट लेयर है, राइट। इसके फर्स्ट लेयर के ऊपर आपने एक डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया, तो इस डायरेक्शन में एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगने लग गया, राइट। इसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो प्लेट है वो डिस्क है तो आगे की ओर स्लिप करेगा, वापस तभी आएगा जब यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाए, राइट। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है और जो रिफॉर्मिंग फोर्स है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। मान लो 10 न्यूटन का मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट किया तो यहाँ पे 10 न्यूटन का रिफॉर्मिंग फोर्स आएगा। एंड यही शेयर स्ट्रेस क्या होता है, यही जो रिफॉर्मिंग फोर्स है एंड डिवाइड बाय द जो पैरेलल एरिया है, इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, राइट। याद रखना शेयर स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय पैरेलल एरिया नहीं होता है। जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे F लग गया, इसका एरिया तो A दिया हुआ है तो अब मैंने F बाय पैरेलल एरिया लिख दिया तो शियर स्ट्रेस आ गया। बट ऐसा नहीं है। जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर बाहर की ओर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आने के लिए इस डायरेक्शन में एक रिफॉर्मिंग फोर्स लगने लग जाता है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स आपस में बराबर होते हैं। क्या हो अगर रिफॉर्मिंग फोर्स ना आए तो मटेरियल फ्लो करने लग जाता है। जैसा कि आपने पानी में देखा होगा, पानी को मैंने एक शेयर फोर्स लगा करके डिफॉर्म कर दिया बट पानी रिटर्न होकर के वापस नहीं आता, इसका मतलब उसके अंदर रिफॉर्मिंग फोर्स तो है ही नहीं। तो उसका जो शेयर स्ट्रेस आएगा उस केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हो रहा है। स्ट्रेन तो आ रहा है बट स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसके मेरे पास एक फंडामेंटल फार्मूला आ गया कि शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय द शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन आपको पता है कि मान लो
ये जो मटेरियल है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में कुछ इस तरीके से पहले से था, राइट। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो जो ये पॉइंट है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, राइट। तो जितना ये इधर की ओर मूव करेगा इसको हमने बोला डेल्टा एक्स, इसकी जो पूरी की पूरी लेंथ है इसको हमने बोला यहाँ पे एल। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ से हम निकालेंगे कि भाई कि टेन फाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो टेन फाई विल बी इक्वल टू द डेल्टा एक्स डिवाइड बाय द एल। अगर मान लो ये मेटल का बना हुआ है तो डेल्टा एक्स बहुत कम आता है, बहुत कम आएगा इफ डेल्टा एक्स इज very less than the length of the cuboid. In this case we can say that tan phi must be equal to the phi, where phi should be in radian, right। याद रखना एंगल में नहीं रखना है, एंगल यहाँ जो phi आएगी इसी को हम रेडियन में रखेंगे। तो ऐसे केस में जो रेडियन में उसकी वैल्यू होती है और tan phi की जो वैल्यू होती है दोनों आपस में सेम आती है। एंड जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। जितने भी इलास्टिक मॉडुलस हैं, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, सभी का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड यही यूनिट एज इट इज सेम होता है स्ट्रेस का, एज इट इज सेम होता है प्रेशर का, राइट। तो ये सारे जो पैरामीटर हैं वो डायमेंशनली तो सेम है, बट इनका जो फिजिकल सिग्निफिकेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इनका डायमेंशनल फार्मूला एम एल के पावर -1 एंड टी के पावर -2 है। ये तो छोटे छोटे पैरामीटर है, आप याद रखना। अभी तक एक क्विक रिकैप कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है? नंबर 1, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू altering the shape and size of the body, right। एंड इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है बट साइज चेंज इसका नहीं होता है, और ये विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई किया जाता है। इस केस में हम कह सकते हैं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, एंड इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशनल फार्मूला इज ml टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए किस किस तरीके का होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात किया आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? अगर मान लो एक जमीन है, मैंने ग्राउंड कंसीडर किया, एंड ग्राउंड के ऊपर वाटर के डिफरेंट टाइप के लेयर्स हैं, इस तरीके से वाटर के डिफरेंट टाइप के लेयर्स हैं, और ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड मतलब जिनके लेयर्स के बीच में कोई विस्कस फोर्स ना हो, कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो। मतलब जब मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने एफ फोर्स अप्लाई करूंगा, तो पहली लेयर एकदम आगे की ओर निकल जाए, वापस ना आए, इसके अंदर रीस्टोरिंग कैपेबिलिटी ना हो, ठीक है। तो मान लो फ्लूइड अगर यहाँ पे है, इसके फर्स्ट लेयर पे मैं फोर्स लगाऊं, वापस आएगा ही नहीं। वापस नहीं आएगा तो क्या होगा? मान लो लेयर यहाँ पे पहुंच गई तो ये एंगल इस तरीके से आएगा। मान लो लेयर और दूर पहुंच गई तो ये जो शियर स्ट्रेन है इसकी बढ़ने लग जाएगी, राइट। तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट करके दिखाते हैं किस तरीके से शियर स्ट्रेन इसका बढ़ने लग जा रहा है। मान लो पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, राइट, ये वाला पॉइंट स्ट्रेन करके यहाँ पे पहुंच गया तो कुछ इस तरीके से एंगल आएगा। ये पॉइंट और आगे पहुंच गई तो ये ऐसा आ गया। इस तरीके से लेयर बढ़ने लग जा रही है, लेयर बढ़ने लग जा रही है। तो जो जो साइज पहले यहाँ पे ऐसे था अभी इधर ऐसे हो गया, तो इतना एंगल बना दिया। फिर ये और आगे चला गया, फिर इतना एंगल बना दिया, फिर ये और आगे चला गया, फिर ऐसा एंगल बना दिया। ऐसे धीरे 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 करके एंगल बढ़ने लग जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं तो इसका जो स्ट्रेन आएगा कुछ टाइम के बाद 90 डिग्री हो जाएगा, एंड 1090 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। अगर शियर स्ट्रेन इसकी इन्फिनाइट हो जाए, स्ट्रेन अगर इन्फिनाइट हो जाए, तो हम बोलते हैं कि जो इसके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है दैट इज ईटा विल बी इक्वल टू द शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को यहाँ पे 10 फाई कंसिडर करेंगे। 10 फाई की अगर वैल्यू 90 डिग्री आ जाए यहाँ पे रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। मतलब कोई भी आइडियल फ्लूइड होगा उसके अंदर जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसकी वैल्यू होती है 0। 0 मतलब फ्लूइड एक बार फ्लो हो गया तो वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन नहीं करेगा। थोड़ा बहुत गेन वेन कर देता है तो फ्लूइड को हम रियल नहीं बोलेंगे, उसको आइडियल नहीं बोलेंगे, उसको हम रियल फ्लूइड बोलेंगे, राइट। अब सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बॉडी है जिसका नाम है आइडियल रिजिड बॉडी। आइडियल रिजिड बॉडी क्या होता है समझिए। आइडियल रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर आप दुनिया भर का फोर्स लगा दो वो डिफॉर्म ही नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक मटेरियल है और ये आइडियल रिजिड है। आइडियल रिजिड है इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता, राइट। तो अगर मान लो इसके ऊपर मैंने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इसको मैंने बोला डिफॉर्मिंग एफ डी दैट विल बी इक्वल टू द 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के बराबर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। ये वाला पॉइंट जो ए है वो अपनी जगह भी है,
ए बी के बीच की डिस्टेंस चेंज हुआ ही नहीं, ए अपने आप से थोड़ा सा भी हिल ही नहीं रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि इसके पास जो भी एंगल आया हुआ है दैट एंगल फाई विल बी इक्वल टू द 0 डिग्री, और फाई ही 0 हो गया, तो यहाँ से टेन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अगर यहाँ से मैं शियर स्ट्रेस निकालना चाहूँ तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता है दैट विल बी इक्वल टू द टाउ डिवाइड बाय द टेन फाई, वेयर टेन फाई इज द शियर स्ट्रेन, एंड टेन फाई की वैल्यू 0 हो गई तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसकी जगह क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो दो पीक वैल्यू मैंने बताया, आइडियल फ्लूइड के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होएगी ही नहीं, एंड आइडियल रिजिड बॉडी के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनके बीच में जो इलास्टिक बॉडी आते हैं, इलास्टिक बॉडी मींस थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ एंड वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया, वो जो वैल्यू होती है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, राइट। वो डिपेंड करेगा कि टाउ एंड टेन फाई की वैल्यू कितनी है, इनका रेशियो निकालेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो अभी हमने ये देख लिया कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस तरीके से चेंज होता है, तो ये दोनों पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा आप याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये काम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ द साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स, ठीक है, एंड जो शेयरिंग फोर्स है वो नैरो फेस के ऊपर लगाया जा रहा है। इसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बोला कि एक स्लैब है जिसका क्रॉस सेक्शन वैसा है, स्क्वायर है, लेकिन जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सॉरी डायग्राम कैसे बनेगा, पहले इसकी बात करते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि मान लेते हैं कि ऐसा स्क्वायर है और इसकी थिकनेस बनानी है जो कि 10 है, तो थोड़ा सा मैं कम थिकनेस बनाता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 50 सेंटीमीटर होगा, ये 50 सेंटीमीटर होगा, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50 है ना, ये सारे 50 सेंटीमीटर होंगे। कौन सा पोर्शन 10 सेंटीमीटर होगा, ये इसकी जो थिकनेस है ना वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो अब शियर फोर्स आप इस वाले डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, शियर फोर्स आप इस वाले डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, बट क्वेश्चन में मेंशन किया है कि शियर फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। शियर फोर्स कहाँ लग रहा है, इसके नैरो फेस पे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन को मार्क कर रहा हूँ, भाई यहाँ पे हमको शियर फोर्स लगाना है, राइट। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हमने फिक्स कर दिया ताकि अपनी जगह से ना हिल पाए। जो नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन है इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एंड जो शियर फोर्स हमने लगाया वो जैसे मान लो ए बी सी एंड डी है, शियर फोर्स हम लोग सी डी पे लगाएंगे इस डायरेक्शन में। शियर फोर्स को मैंने बोल दिया एफ, राइट। अब देखो जो भी डिफॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो बॉडी है इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे जो एंगल आएगा इसको बोलेंगे फाई। यही एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, देखो इनके साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई जो ए बी है ना वो 10 सेंटीमीटर है, बट जो बी सी है, बी सी बेसिकली यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इसको मैं बोल दूं अगर ई एफ जी एच, तो ए से ई की वैल्यू भी कितनी है 50 सेंटीमीटर है, राइट। तो जब भी इसके अंदर डिफॉर्मेशन होएगा वो कैसे होगा, मान लो इस शेप के बारे में बात करो, स्टार्टिंग में तो ऐसे है, बाद में थोड़ा सा डिफॉर्म होकर के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो हाइट हम स्ट्रेन के लिए यूज करते हैं वो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है कितना एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन हुआ है। ओवरऑल आपके पास बेसिक फार्मूला होता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा विल बी इक्वल टू द टाउ डिवाइड बाय द फाई, राइट। अब यहाँ पे डेटा रखेंगे, जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू होती है रिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइड बाय द पैरेलल एरिया एंड डिवाइड बाय जो शियर स्ट्रेस होएगा वो होगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाय द हाइट, जो भी यहाँ पे हाइट है, राइट। ये हाइट, ये सारा डेटा यहाँ पे रखना पड़ेगा। डेटा रख के देखते हैं। सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, फोर्स कितना लगा रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई जो एरिया हम यूज कर रहे हैं, ये वाली एरिया यूज कर रहे हैं। तो ये देखो 10 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो पहले आप इनको मीटर में चेंज करो। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आ जाएगा 0.1, एंड 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 0.5। तो मेरा शियर स्ट्रेस तो आ गया।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। शियर स्ट्रेन के लिए सबसे पहले डेल्टा एक्स की बात करते हैं। डेल्टा एक्स तो आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, एंड जो हाइट है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख देंगे 0.5, ठीक है। और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 5.6 इंटू 10⁹ पास्कल। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, कितना दिया है 5.6 इंटू 10⁹। अब पूरा डेटा मैंने फार्मूले में रख दिया है, जस्ट यहाँ से आपको डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.16 mm, राइट। इसको आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, खुद कैलकुलेट करके चेक करोगे तो फाइनल आंसर यही आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, उसके लिए आपको अप्रॉक्स लेना पड़ेगा, बड़ी लॉजिकली अप्रॉक्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे बीच बीच में डिस्कस करके आपको बताता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। नेक्स्ट अगेन सेम टाइप का प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ मेटल क्यूब, क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब में सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो यहाँ पे मेटल क्यूब की बात कर दे रहे हैं। अ मेटल क्यूब, तो क्यूब इस तरीके से आप बना दीजिए और इसका एक हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा आप इनको फिक्स कर दो, ठीक है। इसमें बोला है कि द मेटल क्यूब साइड लेंथ इज द 8 सेंटीमीटर एंड इट हैज द अपर सरफेस डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम इज 0.01 मिलीमीटर। मीन्स क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी जो एक साइड है, एक साइड स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया। जो शेयर फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 4 इंटू 10⁹ न्यूटन, एंड बॉटम पोर्शन यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। तो इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप मुझे बताएं। देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी वैल्यू आपको बतानी है, दोनों यूज कर सकते हैं। नाउ this will be equal to the shear stress divided by the shear strain, right? shear stress की वैल्यू बेसिकली क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय द पैरेलल एरिया, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय द हाइट। तो इनकी जो हाइट है ना, हाइट क्वेश्चन दे रखा है कितना है 8, इवन सभी की जो वैल्यूज क्या है सेम सेम है। जो अपर पोर्शन है इस पोर्शन पे एक शियर फोर्स लगाया गया, शियर फोर्स लगा करके इसको डिफॉर्म किया गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म होगा। तो ये जो पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर के कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो जो भी एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हमने क्या बोला डेल्टा एक्स, वही डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए करके हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। नाउ तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विल बी इक्वल टू, इसके जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। फोर्स यहाँ पे दिया है 4 इंटू 10⁹, राइट। एरिया, एरिया देखो 8 है ना, 8 सेंटीमीटर है, तो इसको आप क्या लिखोगे 8 इंटू 10⁻² को मल्टीप्लाई कर देना है 8 इंटू 10⁻²। तो जो पोर्शन येलो कलर का मैंने मार्क किया वो पैरेलल एरिया है, वही एरिया आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। एंड उसी तरीके से अगर यहाँ पे शियर स्ट्रेन को फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू डेल्टा एक्स दिया है 0.1 mm, तो या तो दोनों को mm में चेंज करो, राइट, या तो एक को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो जो 0.1 mm है इसको 0.1 mm में ही रखते हैं, एंड 8 सेंटीमीटर मिली सेंटी डेसीमीटर है ना। तो यहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कि भाई जो सेंटीमीटर है उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 8 सेंटीमीटर में मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेसिकली कितना हो गया 80 हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा डेटा है इसको आपको सिंप्लीफाई करके बता देना है कि फाइनली यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आनी है, राइट। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। देखा जाए 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, एंड 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे तो आप लिख सकते हो 1/2 तो आना ही आना है। पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 and 2 कितना हो गया 4, ठीक है। 4 जाके ऊपर हो जाएगा तो +4 मिल करके हो गया 13, राइट। 13 का 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, एंड 14 का ये 0 जाएगा तो हो जाएगा 15,
और 1/2 से एक 15 का 10 इधर आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 5 × 10⁻14, राइट। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसको आप ध्यान से समझना कि जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, राइट, और इस सिलेंडर के सरफेस पे एक लाइन मैंने बना दिया, ये लाइन उसके जस्ट सरफेस पे है। तो इस केस में एक पॉइंट है जिसका नाम है बी एंड दूसरा पॉइंट है ए, राइट। जब इस पे मैं एक टॉर्क लगाना स्टार्ट करूंगा, राइट, जब एक टॉर्क लगाऊंगा तो एक पोर्शन को पकड़ के इसको मैं ट्विस्ट करूंगा, तो ये रोटेट होना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट होगा। अब जरा सोचो, जो बी पॉइंट है वो तो अपने जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन जो ए पॉइंट है वो टर्न होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लो जो ए का यहाँ वाला पॉइंट है घूम करके यहाँ पे आ गया, तो जितना एंगल घूम रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सर्कल पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हो, इस सर्कल पे आपको फोकस करना पड़ेगा एंड इसी में ही दिखेगा कि कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में एक लाइन ऐसे थी, बाद में एक लाइन यहाँ पे आई, तो ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ऑफ ट्विस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा। और इसका जो भी रेडियस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो रेडियस स्मॉल आर है, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द शाफ्ट, सिलेंडर या शाफ्ट। तो इसकी जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल रेडियस ऑफ द रॉड। अब उसके बाद यहाँ पे जो रॉड है उसकी एक लेंथ भी आती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो पूरी पूरी लेंथ होगी इसको हम कैपिटल एल स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको बेसिकली हमने बोल दिया लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गया जिसका नाम है शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन जो यहाँ पे एंगल फाई है, फाई का एक्चुअली एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं शियर एंगल, शियर एंगल। शेयर एंगल यहाँ पे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसको आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मान लो ये वाला पॉइंट घूम करके यहाँ पे आ गया और ये वाला पॉइंट अपने ही जगह पे है, इसका मतलब यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे सब कुछ ना कुछ एंगल घूमे होंगे। सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट पेरीफेरी पे होगा, उसके बाद आप देखो इनके एंगल धीरे धीरे कम होने लग जा रहे हैं, राइट। और लास्ट में आकर के क्या हो गया, जीरो। मीन्स सबसे ज़्यादा थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट और सबसे कम जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मैच करूंगा, इस पॉइंट को अगर मैं मैच करूंगा तो कुछ इस तरीके से पॉइंट दिखेगा, या फिर इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इसी को हम बोलते हैं शेयर एंगल। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा शेयर एंगल। अब शेयर एंगल की सबसे खूबी ये है कि आपको एक फार्मूला पता है कि किसी भी आर्क को अगर कैलकुलेट करना होता है, रेडियस एंड एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो आर्क आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 2 के लिए आर्क होगा, मतलब एक जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसके लिए आर्क का काम करेगा और एक जो शेयर एंगल है उसके लिए आर्क का काम करेगा। आर्क दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा कि जो आर्क आएगी उसकी वैल्यू बेसिकली किसके बराबर हो जाएगी, L × 5, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ये जो पूरी पूरी लेंथ है वो कितनी है, L है, और ये जो एंगल है इसको हमने क्या बोला है, 5। तो इस वाले आर्क की वैल्यू की होगी L × 5। लेकिन अगर सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो थीटा है। तो r × थीटा की जो वैल्यू आएगी, L × 5 की जो वैल्यू आनी है, दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। एंड दोनों की इक्वेट करके यहाँ से हम शेयर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द शियर स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय, जो शियर स्ट्रेन है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। नंबर 1 एंगल ऑफ ट्विस्ट, रॉन्ग आंसर। कभी भी एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम शेयर स्ट्रेन में नहीं कंसीडर करेंगे। यस, एंगल ऑफ शियर, जो शेयर एंगल आपने निकाला है यही इस सॉफ्ट का या इस रॉड का एक तरीके से शेयर स्ट्रेन कहलाएगा, राइट। अब इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक थिन सिलेंडर रॉड है, तो एक थिन सिलेंडर रॉड आप इस तरीके से आप बना लें। फिर बोला है कि इसकी जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू द 2.5 मीटर, इसकी लेंथ है। एंड द रेडियस इज द 5 मिलीमीटर, मतलब छोटा सा जो यहाँ पे स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 5 मिलीमीटर। एंड
वन एंड इज फिक्स्ड, इसका एक एंड क्या किया मैंने, फिक्स किया, एक एंड को हमने ऐसे 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 फिक्स कर दिया। एंड व्हेन द लोअर एंड, मतलब मैंने ऐसा बना दिया बट इसका अपसाइड डाउन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसकी जो लोअर एंड को हमने क्या किया, ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करूंगा तो यहाँ पे एक शेयर एंगल जनरेट होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है, शेयर एंगल के बारे में बात कर रहा है। शेयर एंगल कितना देखने को मिला, 0.06 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द एंगल ऑफ ट्विस्ट। उसके लिए बेसिक फार्मूला आप अपना अप्लाई कर दोगे। बेसिक फार्मूला क्या बोलता है कि phi multiplied by the L will be equal to the theta multiplied by the R, राइट। जो फाई की वैल्यू उसको डिग्री में ही रखो क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। तो जो फाई की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.06, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 5 मिलीमीटर दिया है तो 5 इंटू 10⁻³ कर देंगे। -3 उधर जाएगा, सब में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट विल बी इक्वल टू द थीटा मल्टीप्लाइड बाय द 5। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 30 डिग्री, राइट। तो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो 30 डिग्री देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है, डिफरेंट टाइप मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, एंड मान लो कोई क्यूबॉइड वगैरह है तो उसके लिए आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। एंड सबसे लास्ट में आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट के बेसिस पे इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, एंड शेयर एंगल क्या होता है। ये जो छोटे छोटे पैरामीटर आपको पता रहेगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टॉपिक सॉलिड, फ्लूइड एंड गैस 3 चैप्टर के साथ कनेक्ट होता है तो उस पर डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। ओके, थैंक यू।